नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आपके एग्जामों में आपके अलग अलग करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी को देखते हुए हमने एक करंट कोर्स स्पेशल लॉन्च किया है जो कि आपके लिए निःशुल्क होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आपसे 15 से 20 क्वेश्चन स्पेशल करंट के पूछे जाते हैं और प्लस इसी के साथ स्टैटिक्स जीके पूछी जाती है। और यूपी पुलिस प्लस पैट प्लस अदर एग्जामों में आपके अलग अलग टाइम पर अलग अलग एग्जाम पूछे जाते हैं। उन्हीं को देखते हुए आगे की क्लास करेंगे जिसको आपको क्या करेंगे कि पूरा संपूर्ण कवरेज कराएंगे। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा आज का मोटिवेशन क्यूट्स, जैसे शिक्षा वो सैनिक का दूध है जो पिएगा वही दौड़ेगा। तो ये किसका है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का है। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। सबसे पहले समझते हैं जीआई टैग। जीआई टैग होता क्या है? जैसे कि आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जीआई टैग के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जीआई टैग क्या है। जीआई टैग का मतलब होता है एक भौगोलिक संकेत, और भौगोलिक संकेत जब किसी को प्राप्त होता है तो उसकी जो पहचान होती है विश्व स्तर पर क्या हो जाती है? पहचान हो जाती है। उसके आयात की और निर्यात की क्या हो जाती है? उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब समझते हैं कि जो जीआई टैग है किस किस को 2023 में जीआई टैग मिले हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे जो कांगड़ा चाय है, कांगड़ा चाय को क्या है? जीआई टैग मिला है। अब कांगड़ा चाय को किसने जीआई टैग दिया? तो सबसे पहले समझते हैं जो कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया है ये यूरोपीय संघ के देशों ने दिया है। किसने दिया है मेरे भाई? यूरोपीय संघ के देशों ने इनको क्या दिया है? जीआई टैग दिया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है अब भारत की जो हिमाचल प्रदेश की चाय है अब उसकी डायरेक्ट बिक्री कहां होगी? यूरोप में होगी। अब समझते हैं क्या जो कांगड़ा चाय है भारत ने इसको कब जीआई टैग दिया? तो भारत ने मेरे भाई इसको जीआई टैग कब दिया था? 2005 में क्या दिया था? जीआई टैग दिया था। अब इसकी विशेषता क्या है? जो ये आपके पास कांगड़ा चाय है, कांगड़ा चाय की 2 विशेषता होती हैं। एक होती है जो इसकी काली चाय है, जो काली चाय है वो मीठी होती है, उसका स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। और जो हरी चाय होती है, हरी चाय का क्या होता है? जो स्वाद जो होता है और क्या होती है? सुगंधित होती है। एक स्वाद बहुत ज्यादा टेस्टी होता है और क्या होता है? सुगंधित होता है। अब बात करते हैं दूसरा जीआई टैग जिसे बोलते हैं आदम चीनी चावल। ये जो आदम चीनी चावल है कहां का है? तो उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला है आदम चीनी चावल। आपसे पूछ ले स्पेशल ये आदम चीनी चावल कहां पर है? तो ये मेरे भाई एरिया पड़ता है चंदौली। कहां पड़ता है? चंदौली। चंदौली को क्या दिया है? जीआई टैग दिया है। अब आपको बोला जाए कि इसका श्रेय किसे दिया जाता है? जीआई टैग को। चंदौली के जो चावल हैं इसको जीआई टैग, जैसे कि आप देख रहे हैं चंदौली के चावल, इसे जीआई टैग दिलाने का श्रेय किसे कहा जाता है? एक जीआई टैग विशेषज्ञ हैं जिनका नाम है रजनीकांत। कौन है मेरे भाई? रजनीकांत। और रजनीकांत को जीआई टैग विशेषज्ञ क्या माना जाता है? माना जाता है कि जो आदम चीनी चावल है इन्हें दिलाने का श्रेय किसको बोला जाता है? रजनीकांत को। आपसे पूछ ले कि आदम चीनी चावल कहां का है? उत्तर प्रदेश का है। या आपसे पूछ ले और उत्तर प्रदेश में प्रॉपर कहां का है? तो प्रॉपर कहां का मेरे भाई? चंदौली का है। और इससे दिलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? रजनीकांत को दिया जाता है। अब बात करते हैं रामनगर भट्टा। रामनगर भट्टा क्या है? रामनगर भट्टा ये एक सफेद गोल बैगन होता है जिसे उत्तर प्रदेश के द्वारा क्या दिया गया है? भारत सरकार द्वारा इसे जीआई टैग दिया गया है। किसको दिया गया है? जीआई टैग। अब कभी कभी आपसे पेपर पूछ लिया जाता है सर्वाधिक गोल बैगन कहां मिलते हैं? तो मेरे भाई देखा जाए सर्वाधिक जो गोल बैगन है कहां मिलते हैं? जम्मू कश्मीर में। कहां मिलते हैं सर्वाधिक गोल बैगन? जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। आप समझते हैं हाथरस की हींग। हाथरस की जो हींग है उसको क्या मिला है? उत्तर प्रदेश की, यानी कि जीआई टैग मिला है। आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश के किस किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो किस किस उत्पाद को मिला है मेरे भाई? हाथरस की हींग को मिला है। अब जो हींग होती है आप जानते हैं हींग की जो खुशबू है बहुत ज्यादा क्या होती है? बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अब समझते हैं कि ये जो हींग है हींग बनाई कैसे? क्या उत्तर प्रदेश यानी कि हाथरस में स्पेशल हींग कहीं से आती है या
इसे खुद बनाया जाता है। तो जो हींग होती है ना, उसका क्या करते हैं, कच्ची हींग लाते हैं, कच्ची हींग का क्या करते हैं, आयात करते हैं। आयात, दो शब्द आते हैं, एक होता है आयात और एक क्या होता है, निर्यात। आयात का मतलब होता है कहीं किसी देश से मंगाना, और निर्यात का मतलब होता है किसी देश को भेजना। अब जैसे कि देखा जाए, हाथरस की जो हींग है उसको हम कहां से आयात करते हैं, तो आयात जो करते हैं 3 देशों से करते हैं। एक है अफगानिस्तान, तंजाकिस्तान, कौन कौन सा मेरे भाई, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, और कौन सा है, उज्बेकिस्तान। तीसरा कौन सा है, उज्बेकिस्तान। अब बात करते हैं कि ये जो हाथरस की हींग है, हाथरस की हींग को स्पेशल आ रहा है मेरे बच्चे समझ में सभी को, हाथरस की जो हींग है इसे बनाने के लिए किसी मशीन का प्रयोग नहीं करते, बल्कि इसे जो बनाने के लिए हम 3 चीजों का प्रयोग करते हैं। एक होता है गोंद, गोंद प्लस किसका प्रयोग करते हैं, जो आपने देखा होगा जो तेल होता है, खाने वाला तेल, खाने वाला तेल प्लस स्टार्च का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, स्टार्च का। आपसे पूछ ले कि हींग बनाने के लिए किस किस का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, तो गोंद का प्लस तेल का प्लस स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। अब समझते हैं कि बनारस पान, अब बनारस पान को भी क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया है। और बनारस पान के बारे में आपने सुना ही होगा, एक अमिताभ बच्चन का गाना था कि खाए के पान बनारस वाला, तो याद ही होगा। तो अब आपसे पूछ ले कि बनारस का पान यानी कि कहां का है, उत्तर प्रदेश का है, और इसको क्या मिला है मेरे भाई, जीआई टैग बना है। अब देखेंगे जैसे ये रहा जीआई टैग यानी कि बनारस पान। अब समझते हैं बसोहली पेंटिंग। अब ये जो बसोहली पेंटिंग है, बसोहली पेंटिंग को भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। और ये जो बसोहली पेंटिंग है कहां की है, तो मेरे भाई कहां की है ये बसोहली पेंटिंग, आपके पास जम्मू कश्मीर की है। और ये जो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में एक एरिया जिला पड़ता है जिसका नाम है कठुआ जिला। कौन सा जिला है मेरे भाई, कठुआ जिला। और कठुआ जिले को क्या मिली जाती है, ये जीआई यानी कि कठुआ जिले में क्या मिलती है मेरे भाई, ये बसोहली पेंटिंग मिलती है। अब ये कठुआ जिले में बसोहली पेंटिंग मिलती है, तो आपसे पूछ ले ये किस लिए है, तो ये मेरे भाई लघु चित्रों के लिए है। लघु चित्रों वाली पेंटिंग है मेरे भाई, क्या है, लघु चित्रों वाली क्या है, एक पेंटिंग है। और जब ये लघु चित्रों वाली पेंटिंग है तो इसे बोला जाता है पहाड़ी चित्रकला की पहली पाठशाला। क्या बोला जाता है, पहाड़ी चित्रकला की पहली पाठशाला। क्या बोला जाता है, पहाड़ी चित्रकला की पहली पाठशाला। आपसे कभी कभी पूछ ले पहाड़ी चित्रकला की पहली पाठशाला किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, बसोहली पेंटिंग को क्या बोला जाता है, पहाड़ी चित्र की पहली पाठशाला कहा जाता है। अब बात करते हैं इसका संरक्षण किसने किया, आखिर इसे आज तक बनाए किसने रखा। तो आप देखेंगे 17वीं और 18वीं शताब्दी में वहां के जो स्थानीय शासक थे, उन स्थानीय शासकों द्वारा इसको क्या करा था मेरे भाई, बनाए जा के रखा था। या आपसे पूछ ले कि इसको क्या स्थानीय शासक थे। अब स्थानीय शासकों के साथ साथ जो जितने भी व्यापारी होते हैं, उन व्यापारियों ने भी क्या रखा था, इसको बनाकर रखा था। अब समझते हैं जो मरचा चावल है, मरचा चावल क्या है। तो मरचा चावल के बारे में आप देखेंगे कि जो मरचा चावल है, मरचा चावल कहां का है, तो मरचा चावल जो मिलता है कहां मिलता है मेरे भाई, एक बिहार को, यानी कि मरचा चावल को जीआई टैग दिया, कहां का है मरचा चावल, बिहार का है। आपसे पूछ ले कि मरचा चावल बिहार के किस स्थान पर है, तो आपने सुना होगा चंपारण। और चंपारण में कहां का है, ये मेन कहां का है मेरे भाई, कहां का है, चंपारण का है। अब कभी कभी आपसे पूछ ले कि ये किसकी तरह, जैसे आपने देखा होगा, आप चित्र में देख रहे हैं, ये जो है ये आपको काली मिर्च की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह दिखाई देता है, काली मिर्च की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह दिखाई देता है मेरे भाई, काली मिर्च की तरह दिखाई देता है। और इसका जो स्वाद है ना, एक स्वाद इसका एक अद्भुत स्वाद है। अब देखेंगे आपसे पूछ लिया जाता है नागरी दुबराजा, नागरी दुबराजा को अभी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। और यानी कि नागरी दुबराजा कहां का एक चावल है, तो मेरे भाई कहां का है, छत्तीसगढ़ का है। अब कभी कभी आपसे पूछ ले कि ये जो चावल है नागरी चावल, नागरी चावल से पहले भी किसी चावल को छत्तीसगढ़ में जीआई टैग दिया गया है, तो आपने देखा होगा तो 2019 में
कब मेरे भाई? 2019 में छत्तीसगढ़ के एक चावल को भी क्या दिया गया था? जीआई टैग दिया गया था, जिसका नाम था सरगुजा। क्या था मेरे भाई? सरगुजा था। क्या था? क्या था मेरे भाई? सरगुजा। यानी कि 2019 में किसको दिया गया? सरगुजा को जीआई टैग दिया गया। और नागरी दुबराजा को कब दिया गया? 2023 में जीआई टैग दिया गया। अब बात करते हैं कि अगला जीआई टैग जिसे बोलते हैं लकड़ी की नक्काशी कला। और लकड़ी की नक्काशी कला आप देख रहे हैं जो कि लकड़ी पर एक स्पेशल डिजाइन की जाती है। अब स्पेशल डिजाइन कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा कि इस आपको किस जो चित्र होते हैं, चित्रों को उभारे हुए, जैसे आपने देखा होगा आपकी जो किवाड़ होती हैं, किवाड़ के ऊपर एक स्पेशल क्या होता है? नक्शेदारी कर दी जाती है। या आपने कोई पेंटिंग खरीदी होगी, या आपने देखा होगा अलग अलग तरह के बेड खरीदे होंगे, तो उस पर क्या करते हैं? उभारी जाती है। और ये जो लकड़ी की नक्काशी कला है, और लकड़ी की नक्काशी कला कहाँ की मेरे भाई? लद्दाख की है। और किसको मिला है जीआई टैग? लद्दाख की, यानी कि लकड़ी की नक्काशी कला को मिला है। आपसे कई बार एग्जामों में पूछने की संभावना है। अब बात करते हैं सरबती गेहूं। अब जो सरबती गेहूं है मेरे भाई, सरबती गेहूं को भी क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? सरबती गेहूं को जीआई टैग मिला है। आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सरबती गेहूं कहां का है, तो मेरे भाई कहां का है सरबती गेहूं? आपका मध्य प्रदेश का है। आपसे इसका पूछ ले कि आखिर क्यों है। जैसे कि आपने देखा होगा जितने भी गेहूं और चावल होते हैं तो उसमें सर्वाधिक मात्रा क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की होती है। क्योंकि जैसे देखेंगे कि जब आप चावल खाते हैं या गेहूं खाते हैं तो उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन जो सरबती गेहूं है इसमें क्या है कि अदर गेहूं की अपेक्षा 2% अधिक क्या मिलती है मेरे भाई? प्रोटीन मिलती है। क्या मिलती है? 2% अधिक क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। कभी कभी पूछ लेता है सरबती गेहूं का दूसरा नाम क्या है, या आपसे पूछे गोल्डन ग्रेन किसे कहते हैं, तो आपका स्टैटिक्स पोर्शन क्या हो जाएगा? गोल्डन ग्रेन क्या है? तो गोल्डन ग्रेन क्या है? सरबती को क्या कहते हैं? गोल्डन ग्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? गोल्डन ग्रेन। आपसे क्योंकि ये क्या है? अभी जीआई टैग मिला है, जीआई टैग मिला है तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है सरबती गेहूं कहां पाया जाता है, या सरबती गेहूं का जो जीआई टैग मिला है तो किसको मिला है? मध्य प्रदेश को। दूसरे टाइप से आपसे पूछ सकता है जो गोल्डन ग्रेन है, गोल्डन ग्रेन किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं मेरे भाई? यानी कि सरबती गेहूं को कहते हैं। अब दूसरा आता है मुरैना गज्जक। सभी जानते हैं जो मुरैना गज्जक है। अब मुरैना जो गज्जक है कहां की है? मध्य प्रदेश की। आप मुरैना गए हो और गज्जक ना खाई हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अब मुरैना गज्जक है, ये जो मुरैना गज्जक की जो ब्रांडिंग की जाएगी, आपसे पूछ ले कि मुरैना गज्जक की जो ब्रांडिंग है, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये कौन सी है? मुरैना गज्जक है। अब मुरैना गज्जक की जो ब्रांडिंग की जाएगी तो कहां पर की जाएगी मेरे भाई? दुबई में की जाएगी। कहां पर की जाएगी? दुबई में। आपसे पूछ ले कभी कभी कि जो मुरैना गज्जक है और मुरैना गज्जक की जो ब्रांडिंग की जाएगी तो कहां की जाएगी? दुबई में की जाएगी। उसके बाद आता है अगला मैनपुरी तारकसी। और मैनपुरी तारकसी आप देख रहे हैं इस टाइप की ये जो क्या है? कला है। और ये इसको भी जीआई टैग मिला। और कहां की है मेरे भाई? ये उत्तर प्रदेश की है। अब आता है महोबा गोरा पत्थर। महोबा गोरा पत्थर कहां है मेरे भाई? उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का है। और इसको भी जीआई टैग मिला है। जहां जहां हमको लगेगा कि इससे स्टैटिक्स क्वेश्चन बन सकते हैं उसी को कराएंगे, और बाकी के जीआई टैग को साथ साथ आपको पढ़ते चलेंगे। अब देखेंगे बाराबंकी हथकरघा उत्पाद। बाराबंकी हथकरघा उत्पाद कहां का है? उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश का जो बाराबंकी हथकरघा है तो इसको क्या मिला है मेरे भाई? जीआई टैग मिला है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इससे ये जितनी भी साड़ियां हैं ये हैं। अब आता है बागपत होम फर्निशिंग। बागपत होम फर्निशिंग कहां का है? तो ये बागपत आपको पता ही होगा, बागपत कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो आपको कहां मिला है? उत्तर प्रदेश के। इसको आपको जीआई टैग मिला है। अब जैसे देख रहे हैं, अब पूछ लिया जाता है हम अमरोहा ढोलक। सभी जानते होंगे ढोलक के बारे में, जो ब्याह शादियों में आपको ढोलक बजाई जाती है। अब आपसे पूछ ले वहां की जी जो ढोलक है अमरोहा की, एक बहुत प्रसिद्ध है। और इसी कारण इसकी क्वालिटी को अलग अलग क्षेत्रों में और इसकी ज्यादा बिक्री के लिए इसको एक क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। और कहां का है? जैसे कि आपने देखा होगा कि भारत सरकार का, या आपने भारत सरकार एक उत्पाद एक राज्य, एक योजना है, एक उत्पाद एक योजना के तहत इसको क्या किया जाता है? जीआई टैग दिया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा खुर्जा का क्या है आपके पास? उसका
कप प्लेट है, जैसे अलग अलग उत्तर प्रदेश में का बुलंदशहर जिले में जो खुर्जा है, खुर्जे में क्या मिलता है, कप प्लेट के लिए प्रसिद्ध है। अलग अलग जैसे मेरठ है, मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है, आपके खेल के सामान के लिए है। अलीगढ़ किसके लिए है, ताले के लिए है, ठीक है ना। फिरोजाबाद किसके लिए, चूड़ी के लिए है। एक उत्पाद एक क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। अब आता है चेदी बूटा साड़ी, ये आपसे अधिकतम पूछने की ज्यादा संभावना है दिल्ली पुलिस में। चेदी बूटा साड़ी, चेदी बूटा साड़ी कहाँ की है, तो इसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग मिला है तो कहाँ की है मेरे भाई, जैसे कि आप देखेंगे चेदी बूटा साड़ी कहाँ की है, तमिलनाडु की है। अब देखेंगे मेटी केला, अभी तमिलनाडु का एक फ्रूट्स है और फ्रूट्स को क्या दिया है, मेटी केला। और मेटी केला को क्या दिया है, जीएस, यानी कि मेटी केला को क्या दिया है, जीआई टैग दिया है। अब जब इसको जीआई टैग दिया है तो इसमें क्या है कि इसमें जो फैट की मात्रा तो कम पाई जाती है, लेकिन अलग अलग मात्राएं बहुत ज्यादा मिलती हैं, इसलिए जैसे कि देख रहे होंगे। अब आता है बंदेज कला, बंदेज कला, जैसे कि आपने इसको कहाँ की है ये मेरे भाई, जोधपुर राजस्थान। जैसे इसकी कढ़ाई देखी होगी तो इसको क्या है, जीआई टैग मिला है। अब आपसे पूछ ले, जैसे कि राजस्थान का अलग अलग देखा होगा तो आपसे पूछ सकता है। अब जैसे मनकुराड आम, आपको मनकुराड आम कहाँ पाया जाता है या कहाँ का है, तो कहाँ का है मेरे भाई, मनकुराड आम गोवा का है और इसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। अब देखेंगे उस्ता कला शिल्प बीकानेर, बीकानेर जैसे कि आप देख रहे हैं बीकानेर कहां पड़ता है मेरे भाई, राजस्थान में पड़ता है। और जब राजस्थान में पड़ता है तो आपसे पूछ लेगा उस्ता कला शिल्प कहां की कला है, तो कहां की है, बीकानेर। एक स्पेशल स्थान पूछे तो बीकानेर, और आपसे उस राज्य का नाम पूछे तो कौन सा है मेरे भाई, राजस्थान है। जैसे कि आपसे पूछ लेगा जलसेरा धातु शिल्प, जलसेरा धातु देखेंगे, ये जो धातु है जलसेरा धातु शिल्प कहां की है मेरे भाई, उत्तर प्रदेश की है। अब उसके बाद आपको इसको भी जीआई टैग मिला है। उसके बाद बेबिका, बेबिका को कहां का है, ये गोवा का है और इसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। उसके बाद आता है रीवा की सुंदरजा आम, रीवा कहां पड़ता है, रीवा सभी को पता ही होगी, जब आप ट्रेन में जाते हैं तो रीवा आपको बीच में क्या, मध्य प्रदेश पड़ता है। अब ये जो रीवा आम है, रीवा आम कहां का है, मध्य प्रदेश का, और इसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। अब आता है आथुर पान का पत्ता, आथुर पान का पत्ता कहां पर मिलता है मेरे भाई, आपने देखा होगा तमिलनाडु में मिलता है आथुर पान का पत्ता, और आथुर पान के पत्ते को भी क्या है, जीआई टैग मिला है। जैसे अराकू वैली कॉफी, अराकू वैली कॉफी, अराकू वैली कॉफी कहां है, तो कहां पर है आपके पास, आंध्र प्रदेश में है अराकू वैली कॉफी, इसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। अब आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक कॉफी भारत में कहां मिलती है, सर्वाधिक कॉफी कहां मिलती है मेरे भाई, कर्नाटक में। और यही पूछ ले कि सर्वाधिक चाय कहां मिलती है, और मेरे भाई सर्वाधिक चाय कहां मिलती है, असम में उत्पादित की जाती है। आपसे दो स्टैटिक्स क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बात करते हैं काली मिर्च, और काली मिर्च एक यानी कि आंध्र प्रदेश की जो काली मिर्च है उसको भी क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। और आपसे पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक काली मिर्च कहां मिलती है, तो आपने देखा होगा जो केरल है, केरल को काली मिर्च का शहर भी कहा जाता है। या आपसे पूछ ले जो काली मिर्च सर्वाधिक मिलती है तो कहां मिलती है मेरे भाई, काली मिर्च या मसाले कहां मिलते हैं मेरे भाई, केरल में मिलते हैं, जैसे कि काली मिर्च आप देख रहे हैं। उसके बाद आता है गोंड पेंटिंग, गोंड पेंटिंग कहां की है, जैसे ये देख रहे होंगे तो कहां की है, मध्य प्रदेश की है। तो मध्य, यहीं पर आपसे पूछ लेगा मधुबनी पेंटिंग कहां की है, जैसे कि आप देखेंगे इसको भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। और मधुबनी पेंटिंग कहां की है, पेंटिंग कहां की है मेरे भाई, बिहार की है, कहां की है, बिहार की है। अब आपसे पूछ लेगा कारी इसाद आम, कारी इसाद जो आम है कहां का है, यानी कि कर्नाटक है, और इसको भी क्या मिला है मेरे भाई, जीआई टैग मिला है। क्या मिला है इसको, जीआई टैग मिला है। अब देखेंगे जदेरी नामकट्टी, जदेरी नामकट्टी आप देख रहे होंगे, और ये कहां का है, तमिलनाडु के है, और इसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। अब आता है कोफ्तगिरी धातु शिल्प, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एक दो एग्जाम में पूछा गया है, जीआई टैग
मिलने से भी पहले भी, भौगोलिक संकेत मिलने से पहले भी इसको पूछा गया है। तो कहाँ का है मेरे भाई? राजस्थान का है। तो मुझे लगता है कि आने की इसकी संभावना है। अब बात करते हैं कंबम अंगूर। कंबम अंगूर कहाँ का है? तमिलनाडु का है और इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। जैसे कि आप देख रहे हैं इन अंगूर को। अब देखेंगे मना मुदुराई मृदभांड, ये कहां का है? तो ये कहां का है मेरे भाई? तमिलनाडु में है और इसको भी क्या मिला है? भौगोलिक संकेत मिला है। जैसे कि आपने देखा होगा प्राचीन सप्ताह में भी जो मृदभांड होते थे, दो तरह के होते थे, एक काले मृदभांड होते थे, एक क्या होते थे? लाल मृदभांड होते थे। कुछ चिकने होते थे, किसी पर कुछ पॉलिश युक्त होते थे और कुछ बिना पॉलिश के भी हो सकते थे। तो अब आपसे पूछ लेते ये कहां का है? तमिलनाडु का है और इसको क्या मिला है? आपको भौगोलिक संकेत मिला है। अब आता है नगीना लकड़ी शिल्प। आपको ये यूपी पुलिस के लिए या उत्तर प्रदेश के प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नगीना लकड़ी शिल्प कहां की है? उत्तर प्रदेश की है और इसको भी क्या मिला है? भौगोलिक संकेत मिला है। अगला देखेंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे नगीना शिल्प कैसी है? ऊपर से उभरा हुआ है, कढ़ाईदार है, अलग अलग वो है। अगला देखते हैं काल्पी हस्त निर्मित कागज। काल्पी हस्त निर्मित कागज एक जीआई टैग मिला है, यानी कि भौगोलिक संकेत मिला है। और काल्पी कागज कहां का है मेरे भाई? उत्तर प्रदेश का है। कहां का है? उत्तर प्रदेश का है। आपसे ये एग्जाम में पूछने की संभावना अधिकतम है। अब देखते हैं आज के क्वेश्चन कि जो आपसे पूछ ले जाए अलग अलग क्वेश्चन को, कौन कौन से क्वेश्चन कहां से बनते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आपसे क्वेश्चन का अलग तरह से आपको डिफाइन किया जाता है। जैसे बात करते हैं पहला क्वेश्चन, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो देखेंगे, सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर को। देखेंगे वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम क्या है मेरे भाई? वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है या पहला शहर कौन सा है? तो कौन सा है? जैसे कि आप देखेंगे तो कौन सा है पहला शहर? बेंगलोर है। बेंगलोर है। तो अब समझते हैं कि ये जो है तो कौन सा स्थान है इसका? तो देखेंगे कि ये दुनिया का 41वां शहर बना है। कौन सा बना है? 41वां शहर बना है। पूरे विश्व स्तर में देखा जाए तो कौन सा शहर बना है? इसे 41वां शहर बना है। ये 6 महाद्वीपों, कौन से भाई? 6 महाद्वीपों के 40 शहरों, या ऐसे समझ लेंगे देशों से ज्यादा इसको क्या है? क्षेत्र को इस पर कब्जा किया जाता है। अब जैसे कि आपने बोला जाएगा कि 6 महाद्वीपों या 40 देशों, जैसे टोक्यो क्या है? टोक्यो है, न्यूयॉर्क है, ये सभी इनको क्या है? ये है। अब बात करते हैं, एक आपसे कभी कभी स्टैटिक्स पोर्शन पूछ ले जाए, वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम, यानी कि वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो मेरे भाई कब हुई थी? 2012 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। अब समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे कभी कभी पूछ सकता है, जैसे आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, तो समझते हैं न्यूनतम आय गारंटी विधेयक का मतलब है जितने भी गरीब लोग हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए एक न्यूनतम आय रखी गई है। यानी कि न्यूनतम आय का मतलब है कम से कम कितनी आय रखी जाए। तो ये न्यूनतम आय विधेयक पेश करने वाला पहला कौन सा राज्य है आपके पास? राजस्थान। कैसे? अच्छा, मैनेजमेंट टीम भी कहीं भी ऑप्शन को उठा के रख देती है। तो क्या है? कौन सा है मेरे भाई? राजस्थान है। और राजस्थान है, इसका उद्देश्य क्या है? आपसे सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि जो ये है इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के जितने भी गरीब हैं और जिनके शोषित वर्ग के लोग हैं उनको क्या है? आय का अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराना। क्या है? आय का अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराना है। साथ के साथ लिखते भी चलेंगे। तो क्या है मेरे भाई
कि एक संसाधन यानी कि एक साधन उपलब्ध कराना है। अब आपको बोलेगा कि भैया कि सर ये न्यूनतम आय गारंटी जो विधेयक है इसमें कितने दिन के लिए, आपसे पेपर में पूछ ले, न्यूनतम राजस्थान द्वारा न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पेश किया गया, इसमें न्यूनतम आय के लिए कितने दिन को रखा गया है? तो मेरे भाई कितने दिन के लिए रखा गया है? 125 दिन के लिए। कितने दिन के लिए रखा गया है? 125 दिन के लिए इसको रखा गया है। अब देखते हैं, जैसे कि पहला है विश्व के पहले इफको नैनो डीएपी खाद। अब जानते हैं किसान के बच्चे हैं आप सब लोग, या अलग अब दिल्ली में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गांव से रिलेटेड नहीं होंगे। गांव से मैं मान के चलता हूं सभी बच्चों का संबंध कहीं ना कहीं गांव से रहा होगा। तो जब गांव से रहा है तो देखेंगे कि आपने देखा होगा जो आपका खाद होता है, खाद क्या, जैसे आपने देखा यूरिया होता है, यूरिया अलग अलग कंपनी अलग अलग बनाती हैं, या जैसे आपने सुना होगा डीएपी है, और जो डीएपी है, डीएपी को क्या है, डीएपी भी एक तरह का क्या है, खाद है, और जब डीएपी एक तरह का खाद है तो इसका भी संबंध अलग अलग रहा है। तो अब विश्व के पहले इफको डीएपी खाद का जो यानी कि लोकार्पण क्या है, तो ये अब जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं तो ये किस में है, ठोस अवस्था में है, लेकिन इसका जो निर्माण क्या है तो ठोस अवस्था में नहीं बल्कि किस में करा है, तरल अवस्था में। अब जो आपको खाद मिलेगा किस में मिलेगा मेरे भाई, तरल में। तरल का मतलब है लिक्विड में की फॉर्म में वो मिल जाएगा। इसका जो उद्देश्य है भारत में खाद को बढ़ाना है, यानी कि आपसे पूछ ले जाए इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, भारत में खाद को बढ़ावा देना है। क्या देना है मेरे भाई, खाद को बढ़ावा देना है, और उसमें क्या करनी है, वृद्धि करनी है। और आपसे पूछ ले जाए कि तो इसका जो उद्घाटन क्या था, कहां क्या था, हमारे अमित किसने किया था, अमित शाह ने किया था। और मेरे भाई कहां पर क्या था, दिल्ली में किया था। कहां पर क्या था, दिल्ली में किया था। आपसे कभी कभी पूछ ले तो कहां क्या था मेरे भाई, दिल्ली में किया था। अब जो ये तरल डीएपी है इसमें कितना फास्फोरस होगा, कितना नाइट्रोजन होगा, ये स्टैटिक्स क्वेश्चन बन सकता है कि जो डीएपी है, अब ये जो इफको खाद है तो इसमें इफको नैनो डीएपी है, तो इसमें कितना फास्फोरस होगा और कितना नाइट्रोजन होगा। तो अब बात करते हैं कि जो खाद बनता है, खाद को हम दो तरह से देख सकते हैं। इसमें देखें तो 8% क्या होगा, 8% नाइट्रोजन होगा, और आपसे पूछ ले 8% नाइट्रोजन होगा, और आप बात करें फास्फोरस की तो फास्फोरस कितना होगा मेरे भाई, 16% क्या होगा, इसमें फास्फोरस होगा। क्या होगा, 16% फास्फोरस होगा। अब समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अब बात करते हैं अमेजन इंडिया का पहला फ्लोटिंग स्टोर कहां स्थापित किया, बताएंगे सभी, कहां पर स्थापित किया है बताइए। एक मिनट रुकिए, कहां स्थापित किया है, कहां क्या है मेरे भाई, श्रीनगर में। अब इसका मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा अमेजन का नाम सुना ही होगा। अमेजन क्या करता है, आपको घर बैठे क्या है कोई भी डिलीवरी पहुंचा देता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे तो ये फ्लोटिंग का मतलब है तैरता हुआ। तैरने का मतलब क्या है, अब जो दुकानें हैं ना, दुकानें, इसको कहां पर क्या है मेरे भाई, श्रीनगर में। और श्रीनगर में एक झील है जिसका नाम है डल झील। कौन सी झील है मेरे भाई, डल झील। और इस डल झील में क्या करा है कि पहला अमेजन इंडिया का फ्लोटिंग स्टोर क्या करा है, स्थापित किया है। फ्लोटिंग स्टोर का मतलब क्या है, अब जो दुकानें होंगी, दुकानें अब इस डल झील पर क्या होंगी, तैरती हुई होंगी। ये जो है आपसे पूछ ले कि ये किस प्रोग्राम का हिस्सा है। प्रोग्राम का मतलब क्या है, या कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसका ये हिस्सा है। तो आपने एक प्रोग्राम का नाम सुना होगा, हाई हैव स्पेस। एक प्रोग्राम चला था जिसका नाम था हाई हैव स्पेस डिलीवरी प्रोग्राम। क्या था, डिलीवरी प्रोग्राम था। आपसे पूछ ले ये किसका हिस्सा है, तो एक प्रोग्राम है हाई हैव स्पेस डिलीवरी प्रोग्राम। आपसे कभी कभी स्टैटिक्स क्वेश्चन पूछ ले कि हाई हैव स्पेस डिलीवरी प्रोग्राम कब बना, तो सभी को पता होगा एक प्रोग्राम था। ये कब आया था मेरे भाई, 2015 में आया था।
अब ऐसे पूछ ले कि इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि इसने क्यों बनाया, इसका उद्देश्य क्या होगा। इस उद्देश्य का मतलब है कि वहां के लोगों को जितने से ज्यादा क्या करना है, अपने उत्पाद को बेचना, प्लस दूर दराज तक इसको क्या करना है, अपनी पहुंच को बढ़ाना है। अब समझते हैं। अब जो है सबसे पहले पूछ लिया जाता है संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ। तो आपसे कई बार पेपर में पूछा जाएगा और पूछने की इसकी ज्यादा से ज्यादा क्या है, संभावना है, क्योंकि ये सर्वाधिक इंपॉर्टेंट लग रहा है। क्योंकि संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन कहां हुआ, तो बात करते हैं इसका कहां पर हुआ था मेरे भाई, भारत में हुआ था। इसकी जो मेजबानी की थी किसने की थी, भारत के प्रधानमंत्री ने। किसने की थी, भारत के प्रधानमंत्री ने। अब कभी कभी आपसे पूछ लेगा संघाई सहयोग संगठन जो है इसका भी तो 23वां तो कहां हुआ है, भारत में। और आपसे पूछ ले कि 24वां संघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन कहां आयोजित होगा, कहां आयोजित होगा, इसका सहयोग संगठन का सम्मेलन कहां आयोजित होगा मेरे भाई। आपसे पूछ ले तो अलग अलग पूछ सकता है, कहां पर होगा, कजाकिस्तान। कहां पर होगा मेरे भाई, कहां पर होगा इसका, 2023वां। ये आपसे पूछ सकता है, दोनों पूछ सकता है, 2023 यानी कि 23वां और 24वां आपसे पूछ सकता है। आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो 23वां शिखर सम्मेलन था तो इसकी थीम क्या आई। तो थीम का मतलब क्या है, इसका उद्देश्य, यानी कि जो 2023 वाला था इसकी जो थीम क्या थी, आपसे थीम क्या थी बताइए सभी। क्या थी, सुरक्षित एससीओ की ओर। आपसे थीम भी पूछ सकता है, क्या थी, सुरक्षित एससीओ की ओर। तो क्या थी, सुरक्षित एससीओ की ओर थी। अब वहीं पर बात करते हैं कि अब जो एससीओ है, एससीओ की स्थापना यानी कि संघाई सहयोग संगठन जो है, तो इसकी स्थापना कब हुई, तो आप देखेंगे तो इसकी जो स्थापना होती है, अब आपसे पूछ ले आपसे स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन है, आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई, तो मेरे भाई कब हुई थी, 2001 में हुई थी। कब हुई थी, 2001 में हुई थी। इसमें कौन कौन, जब स्थापना हुई तो कौन कौन से देश थे, तो देखेंगे रूस था, चीन था, कजाकिस्तान था। कौन कौन था, रूस था, चीन था, कजाकिस्तान था, या आपसे तजाकिस्तान था, उज्बेकिस्तान था, ये क्या थे, देश थे। अब बात करते हैं कि आपसे पूछ ले कि संघाई सहयोग संगठन, जो संघाई सहयोग संगठन है, इसने भारत ने इसकी सदस्यता कब अपनाई, या स्थायी रूप से भारत ने इसे कब ग्रहण किया। भारत ने इसकी स्थायी रूप से सदस्यता कब अपनाई थी मेरे भाई, स्थायी रूप से इसकी सदस्यता 2017 में। कब अपनाई थी मेरे भाई, 2017 में। और 2017 में इसको क्या करा था, एक स्पेशल रूप से इसको अपना सदस्य के रूप में, यानी कि इसकी सदस्यता अपना ली थी जब भारत ने अपनाई थी। और तभी क्या थी, भारत के साथ साथ 2017 में ही किसने भी अपनाई थी, पाकिस्तान ने भी अपनाई थी। तो देखेंगे कि आपसे इससे स्टैटिस्टिक्स पोर्शन क्या बन सकता है। आपसे पूछ ले कि संघाई सहयोग संगठन का गठन कब हुआ, तो कब हुआ था मेरे भाई, 2001 में हुआ। इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो आपसे पूछ ले संघाई सहयोग संगठन का निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं है, तो 4 विकल्प दे, जैसे रूस, चीन, कजाकिस्तान, पाकिस्तान या भारत, या कोई दूसरा देश दे दें। तो कौन सा देश है, तो आपको पता ही है। तो इसके जो सदस्य हैं, रूस है, चीन है, कजाकिस्तान है। तो अब आपसे पूछ ले कि भारत ने इसकी सदस्यता कब ग्रहण की थी, कब की थी मेरे भाई, 2017 में। और साथ के साथ किसने की थी, पाकिस्तान ने भी इसकी सदस्यता ग्रहण की थी, जो कि स्थायी रूप से थी। अब आता है मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस कहां पर लॉन्च किया गया, तो कहां पर लॉन्च किया गया था, बताएंगे।
मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस कहां लॉन्च किया गया मेरे भाई? कहां पर किया गया है? तो कहां पर किया गया था मेरे भाई? जम्मू कश्मीर में। कहां पर किया गया था? जम्मू कश्मीर में। अब इससे पूछ लिया जाए जब जम्मू कश्मीर में किया गया है तो इसका मतलब क्या है? ये जो है इसके जो सेवाएं होंगी 24 आवर 7 डेज। क्या होंगे? इसकी जो सेवा होंगी 24 आवर 7 डेज होंगी। जो इसका उद्देश्य क्या है कि संकटग्रस्त कोई भी व्यक्ति है उसको तुरंत क्या है? तत्काल सेवा उपलब्ध कराना है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ई कामरा परियोजना, जो ई कामरा परियोजना है कहां प्रारंभ हुई? ई काम सबसे पहले समझते हैं कि ई कामरा परियोजना क्या है। जैसे कि आप मंदिर को देख रहे हैं तो ये मंदिर है। अब इसका सीधा सीधा मतलब है ये क्या है? इसका जो उद्देश्य होगा तो क्या होगा? मंदिरों का पुनर्निर्माण। इसका क्या उद्देश्य होगा? मंदिर का पुनर्निर्माण, यानी कि मंदिरों को पुनर्निर्माण के लिए योजना है। तो कहां की है ये? उड़ीसा की है। अब आपको पूछ लिया जाए कि जो ये मंदिर है इसमें से कौन से मंदिर को मैक्सिमम लिया जाएगा, तो यानी कि किस मंदिर को इसमें विशेष दिया जाएगा? तो बताइए किस मंदिर को दिया जाएगा सर्वाधिक विशेषता इसमें? एक मंदिर का नाम सुना होगा, एक मंदिर था जो 11वीं सदी में बना था। कब बना था? 11वीं सदी में बना था। कौन सा था? जिसका नाम था लिंगराज मंदिर। लिंगराज कौन सा था मेरे भाई? लिंगराज मंदिर। और लिंगराज मंदिर था और इस लिंगराज मंदिर को क्या है कि इस लिंगराज मंदिर को मेन रखने के लिए, यानी कि इसका पुनर्गठन करने के लिए, इसके विकास करने के लिए एक उड़ीसा सरकार ने एक परियोजना चालू की है। और जो ये परियोजना है ई कामरा परियोजना है। कौन सी है? ई कामरा परियोजना। ऐसे आपको क्वेश्चन बन सकता है लिंगराज मंदिर कहां पर है? तो कहां पर है मेरे भाई? भुवनेश्वर में है। तो आपका स्टैटिक्स क्वेश्चन कौन सा हो जाता है कि लिंगराज मंदिर कहां पर है? तो कहां पर है? भुवनेश्वर में है। आगे चलते हैं। अब आपसे पूछ लेगा एसोचेम बिजनेस एक्सीलेंस पुरस्कार 2023 किसके लिए दिया गया है? तो ये जो दिया गया है मेरे भाई खनिज उत्पादन के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? खनिज उत्पादन के लिए, यानी कि जितने भी खनिज हैं उनको क्या है? बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अब वहीं पर आपसे स्टैटिक्स क्वेश्चन पूछ ले कि एकमात्र ऐसा स्थान कौन सा है या ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक टीन मिलती है? जो टीन मिलती है तो जैसे आपसे पूछ ले टीन कहां मिलती है सर्वाधिक, तो कहां मिलती है मेरे भाई? छत्तीसगढ़ में। आपसे पूछ ले कोयला कहां मिलता है? कोयला कहां है? झारखंड में है। जैसे आपसे पूछ ले बलुआ पत्थर कहां मिलता है? कहां मिलता है? राजस्थान में मिलता है। या आपसे अलग अलग पूछ ले लोहा कहां मिलता है, तो आपसे यहां से क्या पूछ सकता है? एक क्वेश्चन आपसे स्टैटिक्स में खनिज का भी बन सकता है कि कौन सा खनिज कहां प्राप्त होता है। जो ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग कहां पर स्थापित की गई, तो जैसे आप देख रहे होंगे कि दुनिया की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है तो कहां पर स्थापित की गई मेरे भाई? भारत में स्थापित की गई। और ये जो दुनिया की है इसका भी यानी कि लोकार्पण नहीं हुआ है। इसका जो लोकार्पण होगा नवंबर में होगा। और ये आने वाले एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप दिल्ली पुलिस में देखेंगे या पेट के एग्जाम में ये 100% आने की संभावना है। अब आपसे पूछ ले कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग कहां पर स्थापित की गई? भारत में। भारत में भी किस शहर में की गई थी मेरे भाई? तो ये सूरत में की गई है। कहां पर की गई है? सूरत में की गई है। तो बताइए बच्चों की जो सबसे पहले है ये तो भारत की दुनिया, इससे पहले कौन सी बिल्डिंग थी बताइए सभी? इससे पहले कौन सी थी? इससे पहले थी अमेरिका की पेंटागन। कौन सी मेरे भाई थी? अमेरिका की पेंटागन। या आपसे पूछे दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कौन सी थी? अमेरिका की पेंटागन थी। अब आपसे पूछ ले कि जो सूरत की बनाई गई है इस बिल्डिंग का नाम क्या रखा गया है?
अब आपसे पूछ ले कि भारत की जो इसका उद्घाटन किया जाएगा तो इसका नाम क्या रखा गया है, तो जो इसका नाम रखा गया है जिसे बोलते हैं डायमंड बोर्ड्स, क्या बोला जाता है इसे, डायमंड बोर्ड्स नाम रखा गया है। क्या रखा गया है इसका नाम, डायमंड बोर्ड्स रखा गया है। क्या रखा गया है, डायमंड बोर्ड्स। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, या पूछ ले कि हाल ही में बनने वाली या चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी बिल्डिंग ऑफिस कहां स्थापित की गई है, या उसका नाम क्या है, तो नाम क्या है, डायमंड बोर्ड्स है। आप देखेंगे भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहां से प्रारंभ होगा, बताइए कहां से प्रारंभ होगा। कहां से होगा, अच्छा कहां से प्रारंभ होगा मेरे भाई, गुजरात से प्रारंभ होगा। कहां से होगा, गुजरात से। इसमें कोई भी स्टैटिस्टिक्स आपसे यहां से पूछ सकता है। परमाणु रिएक्टर सभी को पता होगा, कहेगा परमाणु रिएक्टर कहां पर है, या नरोरा परमाणु रिएक्टर कहां है, उत्तर प्रदेश, जैसे कि आप देख रहे होंगे। या आपसे अलग अलग पूछ लेगा कि राजस्थान का कौन कौन से हैं, या ये आपका स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है। यह है भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहां हुआ, तो कहां पर हुआ था मेरे भाई, तेलंगाना में। कहां हुआ था, तेलंगाना में हुआ था। कहां हुआ था, तेलंगाना में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, जो सर्वाधिक इंपोर्टेंट है, बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहां रखी गई, तो मेरे भाई कहां रखे गए थे, बलिदान स्तंभ। तो आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर कहां पर रखी गई है मेरे भाई, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में आपसे पूछ ले कि कौन सा पार्क है, जैसे आप देख पा रहे हैं, तो कौन सा पार्क है जिसमें इसको रखा गया है, जैसे आप देख रहे हैं ये बलिदान स्तंभ में ये है। अब कौन सा पार्क है, कौन सा, अच्छा कौन सा है, लाल चौक का प्रताप पार्क। कौन सा है मेरे भाई, लाल चौक का क्या है, प्रताप पार्क है। कौन सा है, लाल चौक का प्रताप पार्क है। इसका सीधा सीधा उद्देश्य क्या है, जितने भी शहीद लोग हुए हैं हमारे भारत में, शहीद हुए हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर के शहीद लोगों को याद करना और उनको क्या करना है, सम्मान देना है। क्या है, याद करना है और उनको क्या देना है मेरे भाई, सम्मान देना है। आपसे पूछ ले नामदा कला किस राज्य से संबंधित है। जो नामदा कला है, जैसे आप देख रहे हैं ये क्या है, नामदा कला है। और जो नामदा कला है किस राज्य से संबंधित है, तो किस राज्य से मेरे भाई, जम्मू कश्मीर से है। किससे है, जम्मू कश्मीर से है। किससे है, जम्मू कश्मीर से। ऐसे पूछ ले ये नामदा कला क्या है। नामदा कला जैसे आप देख पा रहे हैं ये नामदा कला है, ये डिजाइनिंग है। तो अब ये नामदा कला है, क्या है, इसकी क्या विशेषता है नामदा कला की, आखिर क्या जरूरत पड़ी नामदा कला का, क्या है। आप गलीचा जानते हैं, मैं मान के चलता हूं गलीचा, जैसे आप जमीन पर डालते हैं गलीचा। अच्छा, ये जो गलीचा होता है ना, अब गलीचा ये क्या है, इससे गलीचा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है मेरे भाई, गलीचा बनाया जाता है। और ये जो गलीचा बनाया जाता है, ये जो आपके पास भेड़ की जो ऊन, यानी कि भेड़ की जो ऊन है, भेड़ की ऊन से बनने वाला गलीचा है। कौन सा है, भेड़ की ऊन से बनने वाला है। कौन सा है मेरे भाई, भेड़ के ऊन से बनने वाला क्या है, गलीचा है। और यहीं से आपसे पूछ ले कि इसमें किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है। ये क्या है, एक तकनीकी है जिसका नाम है फेल्टिंग तकनीकी। क्या है, फेल्टिंग तकनीकी। क्या है मेरे भाई, फेल्टिंग तकनीकी। और इसमें किसका प्रयोग किया गया है, फेल्टिंग तकनीकी का प्रयोग है। आपसे कभी कभी मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ये आर्ट एंड कल्चर से, दिल्ली पुलिस में, क्योंकि आपने देखा होगा आर्ट एंड कल्चर के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाता है कि कला के क्षेत्र से भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे देखेंगे। अब आता है इंडिया रैंकिंग 2023 में ओवरऑल किस शैक्षिक संस्थान को प्रथम स्थान मिला है। तो आप देखेंगे कि जो शिक्षित संस्थान है, शैक्षिक एजुकेशन के
सेक्टर में जो संस्थान है किसको मिला है? तो किसको मिला है मेरे भाई? आईआईटी मद्रास को मिला है। किसको मिला है? आईआईटी मद्रास को मिला है। आईआईटी मद्रास लगातार 5 सालों से कौन सा है? प्रथम स्थान पर आ रहा है। कितने सालों से? प्रथम, 5 वर्ष से प्रथम स्थान पर आ रहा है आईआईटी मद्रास। अब यहीं से पूछ रहे कॉलेजों की लिस्ट। कॉलेज का मतलब है दिल्ली विश्वविद्यालय का कौन सा कॉलेज है जिसे प्रथम स्थान पर रखा गया है? तो आप देखेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय का मिरांडा कॉलेज। कौन सा है मेरे भाई? मिरांडा कॉलेज, जो लगातार 7 सालों से क्या है? प्रथम स्थान पर आ रहा है। कितने वर्षों में आ रहा है? 7 वर्ष में लगातार कौन सा स्थान आ रहा है? पहला स्थान आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे। जो सर्वाधिक पूछा ही जाएगा, जिनका नाम है अमडेस इन मिल्टेस। ये क्या? एक गीत है। क्या है मेरे भाई? एक गीत है। आपसे पूछ ले इसकी रचना किसने की? तो इसकी जो रचना की थी फाल्गुनी साह ने की थी। किसके साथ? हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिलकर की थी। किसके साथ? मोदी जी के साथ। किस? फाल्गुनी साह ने की है और किसके साथ? मोदी जी के साथ। अब इसका उद्देश्य क्या? ये गीत क्यों बनाया गया? इसका क्या उद्देश्य होगा? अब कोई भी गीत है किसी का तो कोई ना कोई उद्देश्य रहा ही होगा। तो क्या उद्देश्य रहा होगा? तो अब जैसे देख रहे हैं कि मोदी सरकार मोटे अनाज जो है उनको क्या देना चाह रही है? बढ़ावा देना चाह रही है। क्योंकि मोटे अनाज से क्या होगा? बहुत ज्यादा आपके पास पोषक तत्व की मात्रा पाई जाती है, पोषण की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, अलग अलग होता है, यानी कि फास्फोरस, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रो यानी कि फास्फोरस और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे कि अलग अलग पोषक तत्व क्या होते हैं हमारे पास प्राप्त होते हैं मोटे अनाज से। जिससे कि मोटे अनाज को क्या देख रहे होंगे कि तीव्र गति से मोटे अनाज। आप कभी आज कोई लोग बाजरे की रोटी खाते? कोई नहीं खाता। मक्के की रोटी आपको खिला दो, खाएंगे? नहीं खाते, कभी कभी खाते हैं। तो जो मोटे अनाज हैं, जितने भी मोटे अनाज हैं, बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए मेरे भाई? मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए। अब मोटे अनाज आपसे बोल दिया जाए बाजरा, आपने आज तक नहीं खाई होगी बाजरा की रोटी, खाई है? नहीं खाई ना। तो ये बाजरा, ये जो क्या है, सीधा सीधा मोदी जी ने जो ये रचना करी है किनके साथ? फाल्गुनी साह के साथ। किसके लिए? यानी कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए की गई है। अब आपसे पूछ लेगा कि भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा कहां प्रारंभ की गई? तो मेरे भाई जैसे देख ही रहे होंगे, तो कहां प्रारंभ की गई है ये मेरे भाई? कोचीन में की गई है। कहां पर की गई है? कोचीन में की गई है। नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में फिर अगेन। ठीक है, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।